क्योंकि मैं बोलता भी हूँ कि भाग्यशाली हैं वो माता पिता जिनके घर ऐसे फूल ने जन्म लिया है। और जैसे मेरे पापा भी बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। तो मेरा भी यही माइंडसेट होता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे फिजिक्स बहुत टफ लगती थी और मुझे लगा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो शायद फिजिक्स ही होगी जिसकी वजह से नहीं होगा। किसी का ऐसा ही होता है। तो मुझे भी लगा था नेट के पेपर में बैठ के कुछ थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, तो मुझे लगने लगा था कि अब क्या ये इतनी मेहनत करी सब वेस्ट की जाएगी, अब क्या होगा आगे। हाँ सर, मुझे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर बहुत मुश्किल लगता था, तो मैंने सोचा था ये चैप्टर मैं छोड़ने ही वाली हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप एनसीईआरटी को एकदम अपनी बाइबल मानो, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का याद करो, एनसीईआरटी को। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रोटोन एकेडमी। तो आज हमारे बीच डॉक्टर प्रेरणा, जिनकी नीट प्रिपरेशन की जर्नी से आपको कुछ लर्निंग लेनी है, क्योंकि अभी नीट 2025 आपका बहुत करीब आ चुका है। तो सबसे पहले वेलकम प्रेरणा, थैंक यू वेरी मच कि आपने आज का टाइम निकाला हमारे बच्चों के लिए। तो आपकी जर्नी से ये बच्चे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, इनके कुछ सवाल हैं जिनके प्लीज आप जवाब देना। तो सबसे पहले तो प्रेरणा यही पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी जो ये जर्नी थी इसको सीरियसली कब लिया, या स्टार्टिंग से ही शौक था इस तरीके से कि डॉक्टर बनना है? सब मैंने सोच तो 11 से ही लिया था कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन मैं हर दिन स्कूल जाती थी, मैं रेगुलर स्टूडेंट थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया 11-12 में पर्टिकुलरली नीट के लिए पढ़ने का। और 12th में आने के बाद तो मैं बोर्ड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सिंगल माइंडेड हो गई थी कि मुझे बोर्ड्स ही अच्छे से पहले करने हैं। लेकिन 12th के बोर्ड्स खत्म होने के बाद मैंने सीरियसली सिर्फ नीट की तैयारी की अपने ड्रॉप ईयर में। ड्रॉप ईयर में ज़्यादा मेहनत आपने इसमें स्पेशली की है। तो कुछ बच्चे जैसे डमी स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते हैं, तो वो एक क्रेज हो गया है इस तरीके से कि भाई रेगुलर ना हो गए बच्चे जो हैं वो डमी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से रहते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा करना चाहिए उनको? सर ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि बोर्ड्स वो कर सकते हैं तो अपना होल हार्टेडली सिर्फ नीट के लिए 11 से लग जाएं। बट मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप स्कूल रेगुलरली वो कॉन्टिन्यूएशन में जाते हो तो आपकी वो सीरियसनेस बनी रहती है। जैसे स्टूडेंट रोज टाइम पे उठना, टाइम पे पंक्चुअलिटी रहती है, पंक्चुअल रहते हो, आप फोकस्ड भी रहते हो कि स्कूल में भी चीजें पढ़ रहे हो तो थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि बहुत कुछ है करने के लिए, तो आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए तो ऑलरेडी वो चीज आपके अंदर इम्बाइब हो जाती है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत सारे टास्क कंपैरेटिवली आप एक रेगुलर स्टूडेंट रहना पसंद करोगे? हाँ, मतलब अगर मेरे पास दोबारा भी ऑप्शन हो जाने का तो मैं रेगुलर स्टूडेंट ही प्रेफर करूंगी। तो जैसे नीट प्रिपरेशन एक कंप्लीट जर्नी है, तो इसके दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, किस तरीके से आपने उसको टैकल किया, वो हमारे बच्चे जानना चाहते हैं। सब मेरे लिए भी बाकी सबकी तरह सबसे बड़ा चैलेंज फिजिक्स ही था। मुझे फिजिक्स बहुत टफ लगती थी और मुझे लगा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो शायद फिजिक्स ही होगी जिसकी वजह से नहीं होगा। किसी का ऐसा ही होता है कि फिजिक्स अगर कर लेंगे तो हम बहुत अच्छा रैंक जो है वो ला सकते हैं। तो फिजिक्स ही तुम्हारा रहा, किस तरीके से टैकल किया फिर इसको? सब क्वेश्चंस करके कि जो भी आपने क्लास में पढ़ाया, क्लास में सारे कंसेप्ट समझ लेना, नोट्स को वहीं पे एक बार रिवाइज करना, उसके बाद घर पे आने के बाद थ्योरी ना पढ़ना और क्वेश्चंस करना। जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में कर सकती थी वो प्रैक्टिस करना, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। मतलब कि आप कहना चाहते हो कि थ्योरी जो है वो क्लासरूम में ही कंप्लीट कर लो, घर जाके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो लगातार रखें। न्यूमेरिकल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा अच्छा और टाइम बाउंड ही प्रैक्टिस करें। अपना टाइमर सेट किया 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, तो प्रैक्टिस के टाइम पे भी क्वेश्चन पेपर की तरह ही उसको प्रैक्टिस करना। तो आपने तीनों सब्जेक्ट्स जैसे पीसीबी को बैलेंस कैसे किया, स्पेशली फिजिक्स के लिए जो है बच्चे जानना चाहते हैं? पहले जब मैं अटेम्प्ट करती थी पेपर, तो मेरा पेपर कभी भी पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी बायो स्ट्रांग थी। सबसे पहले मैं बायो अटेम्प्ट करती थी, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स। तो जनरली ऐसे ही करते हैं बच्चे, टाइम कम हो जाता है इससे फिजिक्स के लिए। और दूसरी चीज ये कि वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आपके ऊपर लास्ट में कि अब फिजिक्स है, सबके मन में वो डर होता है फिजिक्स का कि अब फिजिक्स है, तो कुछ वो एंजाइटी, कुछ टाइम कम। और जब आपके ऊपर प्रेशर हो तो आप इजी चीजें प्रेशर में कर सकते हो। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके दिमाग को बहुत क्लैरिटी चाहिए, आप सोच सको, लॉजिक निकाल सको, आपकी कैलकुलेशन सही जाए। तो लास्ट में मुझे लगता है कि वो प्रेशर में थोड़ा गड़बड़ा जाती हैं चीजें। तो जो एक चेंज मैंने किया आपके सजेशन पे कि फिजिक्स को मैंने पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, और मुझे लगता है ये मेरे लिए एक गेम चेंजर चीज थी कि स्टार्टिंग में मैं फिजिक्स अटेम्प्ट कर लूं। अगर फिजिक्स अच्छी गई तो वैसे ही कि बाकी तो चलो पेपर हमारी स्ट्रेंथ है, केमिस्ट्री बायो हम कर लेंगे। और अच्छी नहीं गई तो भी कि अभी तो हमारे पास केमिस्ट्री बायो पूरा बाकी है, वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका वो स्टेट ऑफ माइंड काफी काम रहेगा। अगर हम स्टार्टिंग में फिजिक्स के पोर्शन को अच्छी तैयारी अगर हमारी है तो हम पहले फिजिक्स को अटेम्प्ट करें, उसके बाद बायो और केमिस्ट्री को जो मुझे लगता है अगर तैयारी अच्छी नहीं भी है तो भी पहले फिजिक्स को करो कि आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स जैसी सी हो गई, पर बाकी तो अभी हमारी स्ट्रेंथ है, बाकी हम कवर अप कर लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि पेपर को आप राउंड्स में करो,
ये मत बोलो कि अगर आप स्टार्टिंग में फिजिक्स आप सोचो कि नहीं मैं तो 30 के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही जाऊंगा, तो ये चीज आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी, फिर आप 10 भी नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि जितने क्वेश्चंस होंगे ठीक है, मेरे को क्वेश्चंस छोड़ने हैं, दिमाग में रखो कि क्वेश्चंस छोड़ने हैं, जो आपसे नहीं हो रहा छोड़ दो। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जो आप एक फ्लो में कर पा रहे हो, एक फ्लो में कर फिर पा आप रहे हो। सेकंड राउंड में पेपर अटेम्प्ट करो, वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आप टाइम दो तो आप कर सकते हो। जब आपके 2 राउंड्स हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि टाइम बचा, मैं पेपर ऑलरेडी पूरा कर चुका हूँ, तो थर्ड राउंड में आपके वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जो आपको लगा था कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब कि आप सजेशन देते हैं कि आप पेपर को 3 राउंड में जो है वो कन्वर्ट करें। पहले राउंड में जो भी हमारे क्वेश्चंस हमें आते हैं टिक 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 उस तरीके से कर लीजिए। सेकंड में कोई कंसेप्ट अगर भूल गए थे तो उस टाइम तक याद आ जाएगा, और थर्ड में टाइम बचा हुआ है, अब तो मुझे जो करना है वो मैं कर ही दूंगा, इस तरीके से। और आपके अकॉर्डिंग सीक्वेंस जो है, मतलब जो आपने सजेस्ट की है, वो पहले फिजिक्स करो, उसके बाद केमिस्ट्री और बायो पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सजेशन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि रैंक जो है वो फिजिक्स डिसाइड करती है, ऐसा बताया जाता है, और ये डेफिनेटली ऐसा है भी। तो जैसे एक जर्नी रही है, तो इसमें इंसान जो है कई बार डीमोटिवेट भी हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? सब मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे अंदर भी बाकी सबकी तरह वो एनर्जी थी कि मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, बहुत मेहनत करूंगी, हो जाएगा। और जब बच्चे 10th से जाते हैं 11th 12th में, तो 10th तक चीजें इजी होती हैं, तो उनके दिमाग में ये होता भी है कि हम मतलब बहुत ही गुड स्कॉलर्स हैं, टॉपर्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब जैसे जैसे टेस्ट में मार्क्स कमाते हैं तो ये थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है कि हम तो एवरेज हो गए। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं इतनी कैपेबल ही नहीं हूँ, इतना इंटेलेक्ट ही नहीं है मेरा। लेकिन फिर मैं याद करती थी वो स्टार्टिंग में कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जब मैं आई, कि प्रेरणा कुछ भी कर सकती है। और जैसे मेरे पापा भी बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। तो मेरा भी यही माइंडसेट होता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, पेपर करते तो इंसान ही है, और हम एक इंसान है तो हम डेफिनेटली इसको कर पाएंगे, बस आपको हार्ड वर्किंग जो है वो रहना है। ठीक है, तो आप एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल के तहत चलते थे, या बच्चे जैसे बना लेते हैं कि इस टाइम में ये करूंगा, एक रिजिड प्लान जो है वो आपने फॉलो करा? कुछ बच्चे होते हैं कि जो रिजिड प्लान फॉलो करते हैं तो इस वजह से सिलेक्शन हो गया होगा, शायद ये बच्चों के मन की मेंटेलिटी होती है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? अल्टीमेटली तो आपके लिए जो वर्क करे वो बेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेना चाहिए अपनी हैबिट्स को। जैसे जब भी मैं स्टार्टिंग में ये वाला टाइम टेबल बनाती थी कि 9 to 11 मुझे ये करना है, 12 to 1 ये करना है, तो फॉलो नहीं हो पाता था, ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। और जब वो नहीं हो पाता फिर आपको लगने लगता है कि कोई फायदा ही नहीं, आप वो चीज छोड़ ही देते हो। इससे अच्छा है कि आप फिगर आउट कर लो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। तो मैंने फिगर आउट किया कि ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो मैंने टाइम टेबल बनाना शुरू करा, लेकिन उसमें टाइम स्लॉट्स के बजाय टारगेट्स रखने शुरू करे कि डे 1 के टारगेट्स ये है, जो हो गया टिक, जो नहीं हुआ क्रॉस। डे 2 ये, तो अगर मेरा 45 डेज प्लान है तो पूरा मेरे दिमाग में वो नोटबुक पे भी प्लान होगा डे 1 to डे 45 कि हर दिन के टारगेट्स ही हैं। और मेरा एम फिर दिन खत्म होने तक ये होता था कि हर टारगेट के चेक बॉक्स पे टिक ही हो, क्रॉस ही हो। मतलब ये अभी हम बचे हुए 20 दिनों में नीट के लिए कर सकते हैं कि डेली अपने डे का प्रैक्टिस जो है उसके हिसाब से रखें, ना कि ये कि 8 से 10 में ये करूंगा, क्योंकि उसमें चीजें वेरिएशन में आती हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो डेली के टारगेट्स जो हैं वो हमें रखने चाहिए, ना कि हम आवर्स के टारगेट जो हैं वो रखें। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो फिजिक्स से डरते हैं, क्या तुम्हें भी लगता था कभी डर ऐसा? ऑब्वियसली सर, फिजिक्स तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया फिर? कॉन्फिडेंस जैसे मैंने बताया क्वेश्चंस करने से। तो क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा करते हो आपकी स्पीड बनने लग जाती है, आपको समझ में आने लग जाती है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करें ऑटोमेटिकली फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, वो फियर भी थोड़ा चला जाता है। एक तो जब मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी स्टार्ट की फिजिक्स पहले वाली, तो मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट होने लगा। इसी से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पेपर कंप्लीट हो पा रहा है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस फिजिक्स के नहीं हो रहे थे, जब मैंने देखा कि मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस तो टेस्ट में ऐसे आते थे जो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि आंसर ये होने वाला है। इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जब कर लेते हो तो ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करो, फॉर्मूला शीट आप नहीं बना के रखो। फिजिक्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट। आप फॉर्मूला शीट रखो, सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करो, बार बार थ्योरी के कंसेप्ट अच्छे से एक बार समझो, क्लास में ही उसी दिन रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस करते रहो। जितनी बार क्वेश्चंस करोगे उतनी ही थ्योरी स्ट्रांग होती जाएगी। बिल्कुल। तो फिजिक्स में कोई टॉपिक ऐसा जो ज्यादा मुश्किल लगा हो कि इसको तो छोड़ देना चाहिए? जैसे ज्यादातर बच्चे छोड़ने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि इस पोर्शन को तो चलो स्किप आउट कर देते हैं, तो ऐसा कभी तुम्हें भी लगा? हाँ सर, मुझे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर बहुत मुश्किल लगता था, तो मैंने सोचा था ये चैप्टर मैं छोड़ने ही वाली हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो ब्लॉक प्रॉब्लम्स और ये सब, उसमें वेरिएशंस ज्यादा होती हैं कई बार। लेकिन फिर मैंने नीट लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन के करने शुरू किए, तो मुझे लगा कि इतने मुश्किल नहीं है, और उनकी भी प्रैक्टिस की, थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे, तो एक आइडिया लगने लग गया
तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है ये। शायद पहले फिर आप ज्यादा टफर साइड चले गए थे। हाँ मतलब तो ये भी एक पॉइंट होना चाहिए कि हमें अपना लेवल मेंटेन करके चलना चाहिए। नीट में ये नहीं है कि हम वही। ज्यादा हैवी क्वेश्चंस जो हैं उनकी तरफ देखें हम। मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम जेई वाले स्टूडेंट्स के अगर क्वेश्चंस कर लें तो नीट तो हो ही जाएगा, बट मुझे लगता है कि एक बहुत गलत अप्रोच है। वो कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम्स है, उनका पैटर्न डिफरेंट है, वहां पे आपको टाइम अलग मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ टाइम कम मिल रहा है। तो आप अपने नीट वाले लेवल के ही लॉज ऑफ मोशन वगैरह चैप्टर्स के क्वेश्चंस करो, उनको आप मास्टर करो। आप जेई वाली साइड जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, शायद उतने अच्छे से फिर आप उन क्वेश्चंस को देख भी नहीं पाओगे, आपके मन में वो एंजाइटी आ जाएगी उन क्वेश्चंस वहां को पे 2 या 3 फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन निकलता है, यहाँ पे 80% क्वेश्चंस तो 1 फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं ज्यादातर। तो अपने लेवल को भी मेंटेन रखें, मतलब ये सजेशन आपका है। तो क्लासरूम या कोचिंग का इस जर्नी में क्या योगदान रहा आपके में? सब मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा घर पे बैठ के तैयारी करता है तो उसको ये पता होता है कि मेरा गोल क्या है, लेकिन वो पाथ उसको नहीं पता होता है। अगर आप कोई अच्छे कोचिंग सेंटर, किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में तैयारी करते हो, वो आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते कि हैं। आपको एक पैटर्न दे देते हैं कि बस आपको इस रास्ते पे चलना है, हो जाएगा। तो आपके दिमाग को वो वाली मेहनत तो करनी नहीं होती कि क्या करें। क्या करें? आपको एक फिक्स चीज दी गई है, ये करो, आप अपना वो टास्क ईमानदारी से टाइम पे पूरा करो, और अल्टीमेटली इतना करते करते ही आप अपने गोल के लिए बहुत इजीली बहुत पहुंच easy। पाओगे। आप पहली बार कर रहे हो, वो काफी टाइम से इसको कर रहे हैं। वही तो चलिए जैसा उनके मैं- साथ जो राह जानते हैं। बिल्कुल, और आप ट्रस्ट करो अपने टीचर को ब्लाइंडली, कि जो टीचर ने बोल दिया आप उनकी बात मानो, आप उसको फॉलो करो, तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो जैसे बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी पे रिलाई करना चाहिए या कोई रेफरेंस बुक स्पेशली हमें रिकमेंड करनी चाहिए? सब फिजिक्स के लिए तो आप क्वेश्चंस करो जहां से भी आप कर सकते जितने हो, भी मिल जाएं। वो मतलब रेफर करो पीवाईक्यूज हमेशा पहले हर चीज के लिए, बाद में जितना क्वेश्चंस कर सकते हो आप करो। बायो के लिए मैं स्ट्रिक्टली कहूंगी कि एनसीईआरटी ही बाइबल है, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बट वो लेवल आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, नीट के लिए आपको वो नहीं पूछ रहे हैं। नहीं पूछ रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी को ही एकदम अपनी बाइबल मानो, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का याद करो और एनसीईआरटी पे ही स्टिक। वहीं से ही आपके 360 मार्क्स जो हैं वो स्कोर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे लास्ट फ्यू डेज बाकी हैं नीट 25 के, तो आपकी 21 की जो जर्नी है वहां से लास्ट मंथ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? ये बच्चों के लिए रेलिवेंट रहेगी, ये सीखेंगे यहाँ से कुछ, तो क्या सजेशंस आप उनको देते हैं? मेरा सबसे पहला सजेशन तो सबको यही है कि आप ये मत सोचो लास्ट में कि इतना हो पाया, इतना नहीं हो पाया, तो अब पॉसिबल नहीं है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कि अब नेक्स्ट नीट में देखेंगे। 20 डेज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज तो यही कि एक प्लान बनाओ डे 1 टू डे 20, कि अब आपके पास ये प्लान है, इससे आपको नहीं भटकना है। और सेकंड चीज कि इस टाइम में आपसे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि उनको क्वेश्चंस नहीं करने, सब थ्योरी रिवाइज करने लग जाएंगे, रोज थ्योरी रिवाइज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे भी अगर आप फुल पेपर उठाओ, नीट का एक फुल क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का स्लॉट लेके बैठो, दिन के 3 फुल पेपर क्वेश्चन करो, और बचे हुए आवर्स में आप अपनी थ्योरी रिवाइज करो जो उन क्वेश्चंस में नहीं हो पाई थी। तो आपकी पेपर प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके सारे कंसेप्ट इकट्ठे रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप अभी एक एक इंडिविजुअली चैप्टर लेके बैठोगे तो मुझे नहीं लगता वो आपको इतना हेल्प कर पाएगा जितना आप क्वेश्चन पेपर्स करो वो आपको हेल्प करेगा। टाइम बाउंड होके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वही, आपके full लिए question ultimate paper अब आप system करना वो शुरू कर बनाएगा। दो। बिल्कुल। तो कोई आप ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे कंसेप्ट्स को याद करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा आपको याद करके रखना पड़ता है, तो इस तरीके से याद करते थे या बस एक सिस्टम में बस चले जा रहे थे कि भाई पढ़ना है पढ़ना है? सब बायो के लिए तो मैंने बहुत सारे न्यूमोनिक्स अपने बना ही रखे थे, लेकिन पर्टिकुलरली मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मेरा ये होता था कि जितनी बार मैं फॉर्मूला रिवाइज कर सकती हूँ उतनी बार मुझे फॉर्मूला रिवाइज करना है। जितनी बार वो आंखों के बाहर से पेपर निकलता है उतना आपकी विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है। बिल्कुल। तो अपने कमरे में भी मैं चार्ट चिपका के रखती थी सारे फॉर्मूलाज का, रोज सुबह उठते आते जाते अच्छा। वो चार्ट पढ़ना है फिजिक्स के फॉर्मूलाज के। केमिस्ट्री के नेमिंग इक्वेशंस के लिए एक साइड पे सिर्फ नाम इक्वेशन के वॉल के, कमरे की दूसरी वॉल पे वो इक्वेशंस कि देखो आपको याद आ रहा है वो नाम पढ़ते हुए इक्वेशन या नहीं याद आ रहा फिर आप दूसरी वॉल से रिवाइज करो। मेरा गोल होता था डेली कि आज अच्छी मैं उठ के वो टेक्निक नाम हो सकती है कि आप उठे हो तो मतलब ये चीजें अगर कनेक्ट कर पा रहे हो ठीक है, नहीं तो उसकी तरफ देखो तो वही। वो हमेशा याद भी रहता है। या आपके दिमाग में वो गोल भी होता है अगले दिन के लिए कि आज बिना उस तरफ देखे मैं सब कुछ याद, मतलब सब जो भी कुछ होगा मैं मुझे बता पा रहा याद हूँ आ या नहीं बता जाएगा, पा रहा हूँ, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो अभी जैसे एमबीबीएस कर रहे हो तो नीट प्रिपरेशंस के दिन यहाँ पे किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है? सब मुझे लगता है यही चीज जो ऑर्गेनाइज रहने का मेरा तरीका था नीट के टाइम पे, वो मुझे आज भी हेल्प कर रहा है। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ूं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करती हूँ तो मैं अभी भी अपने लिए एक टारगेट रखती हूँ हर दिन का
कि अगर मेरे पास 30 डेज का टाइम है तो डे 1 to day 30 मेरे टास्क लिखे हुए होते हैं मेरे पास। वही एक बार सीक्वेंस चीजों की आप आज भी लेके चल रहे हो। एक बार आप चीज लिख दो, आपने एक प्लान बना लिया, प्लान बन के आधा काम वही हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज ऑलरेडी आ जाती है कि प्लान बन गया तो पॉसिबल तो Possible है है। ही। अब तो सिर्फ इसको फॉलो करना है। फॉलो करना है। तो मैं अपने वो टास्क बनाती हूँ, जो भी डेली कंप्लीट हो गया वो टिक, जो नहीं हो पाया क्रॉस, उसको कोशिश करती हूँ कि अगले दिन से ज्यादा आगे ना बढ़े, वो हो जाए टास्क कंप्लीट। तो ऑर्गेनाइज रहती हूँ। और फ्लो चार्ट जो मैं नीट के टाइम पे भी अपने दिमाग में बनाती थी, ये मैं अभी भी अपने सब्जेक्ट्स के लिए यूज करती हूँ। यूज करते हो, उस टाइम पे की हुई मेहनत काम आती है। वही, आप इतना कुछ सीखते हो अपने उस फेज में कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे चीज ऑर्गेनाइज करनी है। वो पढ़ने का तरीका ही मुझे लगता है, और वो फोकस आपको उस टाइम से सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा काम आ जाता है आपके। तो अभी जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ काफी ज्यादा लो फील कर रहे हैं क्लास में, जैसे मैं देख रहा था, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा आप सबके लिए मैसेज यही है कि कोई बात नहीं, जो चीजें चली गई, लेकिन अब जो आपके पास है आप उसे मत जाने दो। मतलब इट इज नेवर द एंड अंटिल यू फील इट इज द एंड। तो वही कि जैसे मूवीज के लिए कहते हैं कि इफ इट्स नॉट हैप्पी इट्स नॉट द एंडिंग, सो सेम यहाँ पे भी है कि अभी नीट आया नहीं, अभी आपके पास 20 डेज हैं। अभी से आप ये मत सोचो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं हो पाया। इन 20 डेज में भी आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो अपना बेस्ट दो। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो भी आप जीरो से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट मत करो, आप क्वेश्चन पेपर ही करो। क्वेश्चन पेपर में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप कर लोगे तो उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि मुझे ऑलरेडी आती हैं अच्छे से, और जो नहीं हो पाई, जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, अब आप उनकी थ्योरी पढ़ो सिर्फ, और उसको अगली बार वो आप अटेम्प्ट करो अगले पेपर में। तो आपने दिन के 3 क्वेश्चन पेपर करे तो उसमें से कम 30 कंसेप्ट आपके रिवाइज भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप बस अपनी तरफ से सिर्फ ये सोचो कि एक एग्जाम है, आपने स्कूल में इतने टेस्ट दिए हैं 12th क्लास तक, अपनी लाइफ में ये भी एक और टेस्ट है, इसको उसी तरह से देखो, उसमें अपना बेस्ट दो। तो अभी बाई चांस दोबारा नीट प्रिपरेशन का मौका मिले, हालांकि पीजी की तैयारी करोगे भी, तो किस तरीके से चीजों को डिफरेंट वे में लेके चलोगे आप? सब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिफरेंट जो चीज मैं करती वो यही करती कि मैं अपने आप को काम रखती। जैसा कि आजकल बच्चे थोड़े से परेशान मतलब हैं। मैं भी लास्ट में बहुत ज्यादा ही नर्वस हो गई थी कि मतलब जब आप एक चीज को लेके इतनी मेहनत करते हो, आपकी लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। तो मुझे भी लगा था नेट के पेपर में बैठ के कुछ थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, तो मुझे लगने लगा था कि अब क्या, ये इतनी मेहनत करी सब वेस्ट नहीं जाएगी, अब क्या होगा आगे। उस टाइम पे अगर मैं काम रहती तो शायद चीजें और बेटर होती। तो आप इसको ऐसे ही सोचो कि एक एग्जाम है, आपका गोल है इसको करना, आप इसके लिए अपना बेस्ट करोगे और आपको इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। बस काम रह के आप पेपर को सॉल्व करो। जिंदगी नहीं है, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से रहना है। तो ये जो एमबीबीएस वाली जर्नी है, इसमें आप जो हैं नीट का कितना रोल जो है वो मानते हैं कि नीट प्रिपरेशंस के दौरान अब जो चीजें हैं वो क्या काम आ रही हैं आपके? सर जैसे मैंने बताया कि एक तो वो पढ़ने का तरीका ही मुझे लगता है कि मैंने वहां से सीखा है। ठीक है। और वो एक नीट वाले स्टूडेंट्स में ये चीज होती है कि इतना ज्यादा उनको आदत हो जाती है उस शेड्यूल में रहने की, मेहनत करने की आदत जो है, वो हार्डवर्क और वो कंसिस्टेंसी जो मैंने वहां से सीखी है वो मैं आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ कि डेली के टारगेट्स बनाना, अपने टास्क पूरे करना, और ये सोचना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब हो सकता है। क्लास की कोई ऐसी इंसिडेंट्स या किसी टीचर से रिलेटेड जो आप आज भी याद करते हैं? सर मेरी मेमोरी तो यही है कि मेरे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के बाद मेरा फिजिक्स का एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो मैंने रोते रोते आपको फोन किया था कि सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपने मुझे बोला था कि आप अटेम्प्ट करके आए हो, अच्छा ही होगा। और फिर एग्जाम मतलब मेरे एक्चुअल में अच्छे मार्क्स आए भी। हाँ, अच्छे मार्क्स आपने लिए थे उस टाइम पे। मतलब कि एक ये भी हो जाता है शायद, मुझे जो लगता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो बोर्ड एग्जाम के दौरान, तो कई बार जो है उस टाइम पे हम भूल जाते हैं कि मेहनत ज्यादा हो गई है तो अब नंबर भी ज्यादा आने चाहिए। तो शायद इस तरीके से आपको उस टाइम पे लगा था। बट अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो सीबीएसई मार्क्स देता है, और आपकी अटेम्प्ट टेंशन काफी अच्छी थी, उसके बेसिस पे मैंने बताया कि अगर आप मतलब मैंने इतनी टेंशन ले ली थी क्योंकि तब भी मुझसे टाइम अगले वाले एग्जाम्स के लिए भी आप काफी मतलब कि उस टाइम पे परेशान थे, जब मैं याद कर पा रहा हूँ उस कॉल को अभी। ठीक है, तो अपना टाइम निकालने के लिए प्रेरणा, थैंक यू सो मच। बच्चों के जो क्वेरीज थी वो मैंने अभी आपके सामने रखी। होपफुली कि बच्चे जो है यहाँ से काफी कुछ सीखेंगे, और ये एक एग्जाम है जिसमें आपको हार्ड वर्किंग जो है वो रहना है, कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो होपफुली आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे। और चीजें जो हैं वो यहाँ पे एक लॉन्ग रन में है, मैराथन है ये एक तरीके से। इसको आप जो है वो एक नॉर्मल रेस की तरह मत मान के चलें, इसमें आपको लगातार जो है वो मूव ऑन करते रहना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप जो है वो अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू प्रेरणा।
थैंक यू सर। लेकिन जब मैं आपकी स्टूडेंट थी तब मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम सब आपसे पूछना चाहते थे। स्टूडेंट्स क्यूरियस रहते हैं तो मैं जवाब देता था आपके क्वेश्चंस के। सर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है आपके स्टूडेंट्स भी काफी क्यूरियस होंगे आपसे पूछने के लिए, तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। चलो ठीक है सर, बताइए। पहला क्वेश्चन तो यही, आपने क्यों सोचा कि आपको टीचर बनना है? टीचर बनना है ये कभी वैसे सोचा नहीं था, बट मतलब कि मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट था अपनी एजुकेशन के टाइम पे, तो मेरे जो दोस्त होते थे उनके कोई डाउट्स जैसे रह जाते थे तो उनको मैं क्लियर कर देता था, तो वो भी बोलते थे कि एक अच्छा टीचर जो है ये है, मतलब कि इस तरीके से था। फिर जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो उस टाइम पे प्लेसमेंट्स वगैरह भी काफ़ी हो गई थी। तो फिर हुआ क्या कि बच्चे जो हैं मतलब कि जैसे टच में थे, मैं अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे बच्चों को पढ़ाता था साथ के साथ जो है, मतलब शाम को घर पे जाके पढ़ाता था, तो वो भी काफ़ी एंजॉय करते थे, मतलब कि इस प्रोफेशन से मेरे से वो खुश थे, मतलब कि। फिर बाद में पता चला कि जैसे एक ऐसे हम सभी ने पढ़ रखा होता है कि दो ही नोबल प्रोफेशन है, हालांकि मैं सभी की इक्वल इंपॉर्टेंस मानता हूं, बट एक डॉक्टर और एक टीचर जो दूसरों के घरों में लाइट जो है वो लैंप लाइटनिंग का काम जो है ना वो कर रहा होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो खुशी यहाँ पे मिल रही होती है, जैसे कि आप डॉक्टर बने हो, तो मेरे को मतलब ये लगता है कि मैं डॉक्टर बन गया। कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से मेरा स्टूडेंट जो है वो साइंटिस्ट बनता है, या कोई जो है कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाके इंजीनियर बनते हैं, तो मतलब कि ये खुशी जो है वो अलग ही होती है, ठीक है। हालांकि और प्रोफेशंस जो हैं वो पैसा देते हैं, पैसे में इसमें भी कोई कमी नहीं आती है, बट आप कंप्यूटर पे बैठे हो, मशीन ऑपरेट कर रहे हो, कोई डिजाइन कर रहे हो, तो वो चीजें हो जाएंगी तो वो बस डन है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी सक्सेस जो है वो आपकी सक्सेस से आती है, और उस टाइम पे एक अलग ही जो है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मतलब इस तरीके से, तो ये खुशियां शायद और किसी प्रोफेशन में नहीं है, ठीक है। एक इंटरेस्ट लगा सकते हैं, प्लस जो है ये नोबल कोज जो है वो आप सोसाइटी को एक नोबल वर्क जो है वो इसमें देते हैं, तो और एक खुशियां जो है ना वो मतलब कि बच्चे हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो मैं देख रहा होता हूँ कि मान लो आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, मशीन अगर जो है मतलब कि खराब हो गई तो आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अब बच्चा है, नहीं पढ़ रहा है, रिक्वेस्ट करो, मारो पीटो, मतलब कि हालांकि वो चीजें अब इतनी नहीं चलती हैं, बट उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे तो शायद वो मान जाए, ठीक है। और अगर वो मान गया तो उसकी लाइफ बन गई है, इस तरीके से चीजें हैं। बाकी किसी से आप लैपटॉप है उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, वो मानेगा थोड़ी आपकी, ठीक है। तो ये वाला प्रोफेशन जो है इसमें ये तीन बातें थी जिसकी वजह से मैं इसमें जो है मतलब कि इन्वॉल्व हुआ, और काफी अच्छा जो है मतलब कि एक्सपीरियंस इसमें रहा मेरा। और सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो आप इतने तरह के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो, तो नीट वाले उस बैच में ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो बाकी स्टूडेंट्स जैसे वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब कि एक्चुअल में नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनमें दो चीजें जो हैं वो लगातार देखी जाती हैं कि वो हार्ड वर्किंग होते हैं और वो कंसिस्टेंसी जो है वो उनमें लगातार चाहिए। तो उन्हीं चीजों को फिर बच्चों में देख के हम अपने अंदर भी जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका ये एग्जांपल अगर हम लें तो 15 to 16 आवर्स का आपका शेड्यूल होता था, तो अब लगता था कि जब बच्चा इतना कर रहा है तो तुम्हें भी और अच्छा करना चाहिए, और वही चीज है जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाती है। तो ये नीट वाले बच्चों से सीखने को मिलता है कि वो काफी एक हार्ड वर्किंग जो है वो होते हैं। आगे का भी शेड्यूल, जैसे अभी बात होती है बच्चों से, आपसे बात होती है तो आप बताते हो कि काफी हेक्टिक शेड्यूल में चल रहे हैं सर, ठीक है। तो वो शेड्यूल जो है वो फिर हम अपने आप को भी मतलब उसी में तराशने की कोशिश करते हैं। तो नीट वाले बच्चों को देख के हम खुद को और ज्यादा जो है वो लेवल अप करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से जो है रहता है। सर, ऐसी कोई ट्रिक्स जो आप भी यूज करते थे एज स्टूडेंट्स जो आपको हेल्प करती बस थी? फिजिक्स में जैसे मैं अगर बात करता हूं तो ज्यादातर तो हमारे फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आप क्वेश्चंस को भी किसी ट्रिक से जो है ना वो जान सकते हैं। जैसे मैं ईएम स्पेक्ट्रम में ज्यादातर बच्चों को सिखाता हूं कि गाड़ी एक्सयूवी एक गाड़ी, आई एम राइडर, इस तरीके से होता है। तो आप ये सीक्वेंस याद करते हैं, न्यूमेरिक्स जो है वो आप इनके यूज करके आप वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, वो सीक्वेंस जो है वो आपको चीजें आसान कर देती है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे ट्यूनिंग फोक्स में साइमल्टेनियसली वाले कंसेप्ट्स के बेसिस पे मैं वीडियो डालता भी रहता हूँ बच्चों के पास, ठीक है। ब्लॉक प्रॉब्लम्स की भी ट्रिक्स से काफी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो हमारे ट्रिक्स बेस पे हो जाते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन जो है वो हमारे कैसे आ रहे होते हैं, वन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है नीट में, ठीक है। तो मेन जो काम है यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, आपको वही काम है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेडली करने हैं। कुछ हार्ड चीजें होती हैं उनको आप किसी ट्रिक्स के माध्यम से, टिप्स के माध्यम से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, होते हैं, बट आपको वो पता करने पड़ेंगे। और पता कब होते हैं, जब आप क्वेश्चंस को लगातार करते हैं, वहां से पता चलता है। सर, जब आप अपनी क्लास में कुछ बच्चों को देखते हैं कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं लेकिन थोड़ा वो लो हो जाते हैं तैयारी के टाइम पे, उनके मार्क्स नहीं आ पाते, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? लो होने के ना अलग अलग कारण हैं। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब कि
फेड अप हो जाते हैं कि अब क्या होगा, इस तरीके से सोचते हैं। स्कोर कम आने की वजह से कई बार परेशान हो जाते हैं। तो स्कोर कम आना, ज्यादा आना, वो अलग अलग तरीके का फंक्शन है हमारा। कई बार हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, कई बार क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाता है। तो उन चीजों से डरना नहीं है। आपका काम है कि आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपनी चीजों को एक पैटर्न पे लेके चल रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो आप जरूर अपने गोल को जो है अचीव कर पाएंगे। इसमें लो होने का कोई कंसेप्ट बनता ही नहीं है। आपका काम है मेहनत करना, आप लगातार उस चीज पे चलते रहिए, और अगर आप लगातार उस पे चलते हैं तो आप अपने जो टारगेट है उसको अचीव करते ही हैं। सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी है आपके लिए। अच्छा, आप प्रिपेयर होके आए हैं? बिल्कुल। सर आपका फेवरेट फिजिक्स कंसेप्ट? ऑप्टिक्स। मोस्ट ओवर हाइप्ड चैप्टर? लॉज ऑफ मोशन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप कह सकते हैं। उसमें फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं उसमें। अगर आप टीचर नहीं होते तो आप किस प्रोफेशन में जाते हैं? वैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो मैं किसी अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो जाता, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूं, तो किसी गवर्नमेंट सर्विस की अगर मैं तैयारी करता या एग्जाम देता तो शायद मैं उसमें सेलेक्ट हो जाता। बट मेरे को यही प्रोफेशन जो है मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं इस। और सर एक लाइन जो आप अपने क्लास में हमेशा बोलते हैं, जैसे मुझे भी बहुत सारी लाइन याद है जो आप क्लास में हमेशा सुनाते थे, तो ऐसी कोई लाइन जो आप हमेशा आज भी बोलते हैं? वही एक चीज है, हार्डवर्क से ही रिलेटेड है कि हार्डवर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। डेफिनेटली। ये। और सर रैंक करना है आपको इन टॉपिक्स को अपने हिसाब से, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स? मॉडर्न फिजिक्स को मैं प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वो काफी स्कोरिंग भी है और बच्चे आसान मानते हैं उसको। थर्मोडायनामिक्स भी काफी इजी टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स, फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक्स हम रख सकते हैं। मैं बच्चों के अकॉर्डिंग सीक्वेंस थोड़ी सी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देन ऑप्टिक्स। मेरे अकॉर्डिंग मैं ऑप्टिक्स को प्रायोरिटी देता हूँ, बट बच्चों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से हम रख सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है प्लस आपकी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने इनको रखा है। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है कि आपका क्या इंप्रेशन था जब फर्स्ट डे मैंने आपकी क्लास को ज्वाइन किया था? आपके आने से पहले जैसे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया था कि उस स्कूल की टॉपर आ रही है, मतलब कि काफी अच्छी स्टूडेंट है, तो मतलब कि जैसे मैं मिला, मैंने क्वेश्चंस वगैरह आपकी क्लास में जब कराए, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि प्रेरणा इज वर्सेटाइल। खाली मतलब कि वो एग्जाम ओरिएंटेड ही नहीं है, मतलब काफी चीजों में उसका जो है इन्वॉल्वमेंट है, और काफी अच्छी चीजें जो है वो लड़की कर रही है। मतलब कि मैं बोलता भी हूँ कि भाग्यशाली है वो माता पिता जिनके घर ऐसे फूल ने जन्म लिया है। ठीक है। और मेन बात ये है कि लग गया था उस टाइम पे कि प्रेरणा बहुत जल्दी डॉक्टर प्रेरणा बनने वाली है। मतलब लग जाता है स्टूडेंट्स को देख के कि भाई ये कर रहा है, तो मतलब कि होपफुली, मतलब कि अल्टीमेटली तो गॉड ही है, बट मेन बात ये है कि उस टाइम पे लग गया था कि अब प्रेरणा जो है वो डॉक्टर प्रेरणा बनेगी, और मतलब कि अभी भी लग रहा है कि अब चीजें जो है वो और बहुत आगे तक जाने वाली है। ये तो एक शुरुआत है। एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसी कोई बात जो आप अपने एक्स स्टूडेंट्स को बोलना चाहते हो जो आज डॉक्टर्स हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं जैसे मैं, ऐसी कोई बात जो आप हमें कहना चाहते हो जो हम ध्यान रखें? मैं एक ही बात अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, जो मैं अपनी लाइफ में भी कई बार इंप्लीमेंट करता हूं, कि ये एक काफी ना हेक्टिक जर्नी है, एक लंबी जर्नी है। अभी आपने नीट की प्रिपरेशन करी, फिर आप एमबीबीएस कर रहे हो, फिर पीजी करोगे, पीजी की प्रिपरेशन, बहुत सारी चीजें हैं, इंसान थक जाता है थोड़ा सा। तो फिर एक गोल जो रह जाता है वो पैसा कमाना रह जाता है, कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। बट मैं यहाँ पे सजेशन जो देना चाहूंगा कि पैसा कमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आप अपनी रूट्स को मत भूलिए। ठीक है। आप इस प्रोफेशन में क्यों आए थे? पैसा कमाना था, कोई और भी प्रोफेशन था। ये काफी नोबल प्रोफेशन है, और आप जो है मतलब कि कोई नीडी है, कोई हेल्पलेस है, तो उसकी हेल्प करिए। उस टाइम पे पैसे को मत देखिए। पैसे कमाना जो है वो एक गोल है, अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ एक ही गोल है ऐसा मत मानिए। ठीक है। ये एक पैरेलल ट्रैक है जिसमें आपको सोशल वर्क भी करना है और अपनी लाइफ की चीजें जो है वो भी कंप्लीट करनी है। तो आप साथ के साथ जो है वो नीडी स्टूडेंट्स आप देखते भी थे, मतलब उनकी भी हम हेल्प करते हैं। ठीक है। उनको बुक्स भी देते हैं, फीस भी कई बार जो है वो मतलब कि कम करते हैं, नहीं भी लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम सभी को जो है फ्री में कर दें, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम सभी को जो है वो एक तरीके से ही खींच दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों का होना चाहिए, कि आप जो है इस तरीके से चीजों को लेकर चलें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रेरणा, आपने काफी टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और बच्चे इस पॉडकास्ट से काफी कुछ सीख रहे होंगे, और कोई भी लर्निंग अगर आपको यहाँ से मिलती है तो आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, ताकि आप जो है वो अपने नीट के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकें। होपफुली आप सभी जो हैं वो अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसी एक में भी कमी नहीं आनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट प्रेरणा फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।